बिहार में चुनाव का बिगुल बज चुका है। छठ के बाद 6 और 11 नवंबर को चुनाव होंगे और उसके बाद ये पता चलेगा कि सत्ता के शीर्ष पर कौन काबिज होता है। फिलहाल इसके बारे में विस्तृत रूप से हमारे साथ मौजूद हैं खालिद रशीद जी। वो आपको बताएंगे। लेकिन इस चर्चा के साथ ही हम लोग एक चर्चा और करेंगे कि जो अनुमान है, जो आंकड़े हैं, जो संभावनाएं हैं, जो जातियों का समीकरण है, वो आखिर क्या इशारा कर रहा है। सरकार बनाने में कौन सी जातियां मुख्य भूमिका निभाएंगी और जातियों के समीकरण के हिसाब से बिहार में सत्ता में क्या संभावनाएं बनती हैं कि कौन सत्ता के शीर्ष पर काबिज होगा। तो सबसे पहले हम लोग शुरू करते हैं चुनाव को लेकर चर्चा कि मतदान कब और कैसे होगा, और उसके बारे में विस्तृत जानकारी देंगे खालिद रशीद जी। खालिद जी, स्वागत है आपका। धन्यवाद आपका। देखिए, हम लोग बहुत लंबे समय से चर्चा कर रहे थे और अपने पिछले पोस्ट में आपने जो चर्चा शामिल की थी वो यही थी कि भाई चुनाव की घोषणा होने वाली है, मुद्दे कहाँ हैं, लोगों के मुद्दे बातचीत हो रहे हैं या नहीं, जो सर्वे है उसकी चर्चा की। और तब भी हमने कहा था कि बहुत जल्द चुनाव की घोषणा हो जाएगी, चुनाव आयोग की टीम लौटेगी दिल्ली और उसकी घोषणा हो जाएगी। तो ऐसा ही हुआ। ज्ञानेश कुमार ने सीईसी ज्ञानेश कुमार ने चुनाव की घोषणा कर दी। दिल्ली लौटते ही यहाँ पूरी बैठकों के बाद 2 चरणों में चुनाव होगा। 40 सालों बाद इतने कम चरणों में चुनाव हो रहा है बिहार में। तो अब तक क्या परिपाटी रही थी? 5 चरण, है ना, कम से कम 4 चरण। 3 चरण जो पिछली बार हुआ था वो कोरोना के साए में हुआ था 2020 में। और इस बार जो बैठक हुई थी उसमें यह बातचीत हुई थी कि जेडीयू की तरफ से 1 चरण में चुनाव कराए जाने की मांग की गई थी। बीजेपी ने कहा था कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। राजद ने कहा था कि 2 चरणों में चुनाव कराया जाए। तो एक तरह से जो संख्या थी वो इस पक्ष में थी कि कम से कम चरणों में चुनाव करा दिया जाए। एक बात सभी दलों ने मानी थी कि उनकी नजर जो प्रवासी बिहारी हैं, जो छठ के अवसर पर बहुत बड़ी संख्या में आते हैं, दिवाली, छठ, और उसके बाद कुछ दिनों तक यहाँ ठहरते हैं और उसके बाद लौटते हैं, तो उनके लिए एक अवसर बन जाए ये लोकतंत्र का उत्सव, वो वोटिंग प्रक्रिया में शामिल हो जाए। तो इसको लेकर सभी दलों ने कहा था कि भाई छठ के बाद जल्दी, मतलब फर्स्ट वीक में ही, नवंबर के फर्स्ट वीक में ही चुनाव मतदान करा दिया जाए ताकि मैक्सिमम लोग शामिल हो। तो ऐसा ही हुआ। 6 नवंबर की तारीख पहली तारीख है और उसके लिए नॉमिनेशन की जो प्रक्रिया है वो 10 को जो गैजेट नोटिफिकेशन होगा 10 अक्टूबर को, उसके बाद नॉमिनेशन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 17 तक नॉमिनेशन होगा, उसके बाद उसकी स्क्रूटनी होगी और फिर विड्रॉल के बाद जो प्रचार का समय मिलेगा, तो अच्छा खासा समय, जो 14 दिन का रिक्वायर्ड समय होता है, वो मिल पाएगा। और 6 तारीख को, 6 नवंबर को पहले चरण का मतदान होगा। और जिन सीटों पर, बिहार की जिन सीटों पर, उसमें मैक्सिमम उत्तर बिहार की सीटें हैं। अब देखिए, बड़ा खास दिख रहा है कि पहले चरण में 121 सीटों पर चुनाव होंगे और इनमें मैक्सिमम जो है वो उत्तर बिहार की सीटें हैं। पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण और सीमांचल की कुछ जो सीटें हैं वो उसमें शामिल नहीं है। ये ध्यान रखिएगा। बड़ा मतलब आप ये नहीं कह सकते हैं कि पहले क्या होता था कि भाई सीमांचल एक तरफ, उसके बाद जो पूर्वांचल है वो एक तरफ, उसके बाद फिर जो दक्षिण बिहार का इलाका है उसका एक तरफ, फिर अंग प्रदेश का इलाका है वो एक बार में, तो अलग अलग बांटे जाते थे खांचे में। इस बार बंटवारा अलग टाइप का है और उसमें सीधे तौर पे दिख रहा है एक बंटवारा जो मुझे दिख रहा है वो ये है कि पहले चरण में जो मैक्सिमम वो सीटें हैं, दरभंगा, मधुबनी, है ना, ये सब सीटें जो हैं वो उसमें शामिल हो रही हैं। मुजफ्फरपुर, पटना भी पहले चरण में ही है। सेकंड जो फेज होगा वो 11 नवंबर की तारीख दी गई है और उसमें जो शाहाबाद का इलाका है, मगध का इलाका है ना, उसकी ज्यादा सीटें उसमें शामिल हैं। इसके अलावा सीमांचल का जो इलाका है, किशनगंज, पूर्णिया,
कटिहार, भागलपुर, हाँ, तो ये पूरे इलाका उसमें शामिल हो रहा है। और पश्चिम चंपारण, पूर्वी चंपारण भी सेकंड फेज में। तो ये बंटवारा दिख रहा है। और जाहिर तौर पे 2 चरणों में चुनाव होगा, कम चरणों में चुनाव होगा, तो इस पे किसी को आपत्ति नहीं है, किसी भी पार्टी ने इस पे आपत्ति नहीं। दूसरे चरण का नामांकन कब होगा खालिद जी? दूसरे चरण का नामांकन जो है वो शुरू हो जाएगा 13 तारीख को उसका जो गजट नोटिफिकेशन होगा, और उसके बाद नामांकन की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। चलिए, काफी जानकारी दर्शकों को मिल गई है। अब हम लोग चर्चा ये शुरू करते हैं कि अभी की जो परिस्थितियां हैं जो बन रही हैं, उसमें महागठबंधन के लिए या एनडीए के लिए, या अभी चूंकि जनसुराज भी एक रेस में आ गया है, भले ही वो बहुत डिसाइडिंग ना हो, तो उसके बारे में भी हम लोग एक चर्चा करते हैं। और बाकी अन्य छोटी पार्टियां हैं जैसे AIMIM है, उसका क्या होगा। तो एक समीकरणों के हिसाब से, एक आंकड़ों के हिसाब से एक आकलन करने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहले तो पिछला जो चुनाव हुआ था उसमें क्या स्थितियां थी, किसका स्ट्राइक रेट क्या था, किसको कितनी सीटें मिली, कितने पर वो विजयी हुए, इसका एक आकलन हम दर्शकों के सामने पेश करना चाहेंगे। तो जो पिछला चुनाव था उसमें एनडीए की स्थिति कुछ इस तरह से रही थी कि बीजेपी 110 सीटों पर लड़ी थी, 74 सीटों पर जीती थी, और इसका स्ट्राइक रेट था 68%। जेडीयू, उसकी सहयोगी पार्टी, 115 सीटों पर लड़ी थी, 43 सीटों पर वो जीती थी, और हाँ 38% का स्ट्राइक रेट जेडीयू का था। इसमें ये एक बता देना चाहेंगे कि चिराग पासवान अलग से लड़े थे और उन्होंने बहुत बड़ा डैमेज जेडीयू को किया था। 144 सीटों हाँ हाँ काफी, हाँ बहुत बड़ा डैमेज किया था। सीटों पे लड़े थे जहां बीजेपी नहीं थी। हाँ, तो उनका ये था कि भाई कुछ सीटें थी कुछ मतभेद हुआ था उनका मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के साथ, और उन्होंने एक तरह से बड़ा डेंट पहुंचाया था जेडीयू को। हम जो है वो 7 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटें जीती थी। 58% का उसका स्ट्राइक रेट था, जबकि लोजपा 135 सीटों पर लड़ी थी और मात्र 1 सीट जीत पाई थी। हालांकि डेंट लगाया था उसने, लेकिन अपनी कुछ बहुत अच्छा नहीं कर पाई थी, और उसका स्ट्राइक रेट जो है वो 0.8% था। अब आ जाते हैं महागठबंधन की तरफ। तो महागठबंधन में राजद 144 सीटों पर लड़ी थी और 75 सीटों पर जीती थी, तो उसका स्ट्राइक रेट था 53%। कांग्रेस 70 सीटों पर लड़ी थी और 19 पर जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट था 28%। लेफ्ट 29 सीटों पर लड़ी थी, 18 पर जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट था 63%। और वीआईपी 11 सीटों पर लड़ी थी और 4 सीटों पर जीती थी, उसका स्ट्राइक रेट था 37%। तो लेफ्ट पार्टियों ने महागठबंधन में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, और जिस हिसाब से उनको सीटें मिली थी उससे वो काफी बेहतर किए थे। आरजेडी का प्रदर्शन भी अच्छा था, लेकिन कांग्रेस जो है उसमें काफी पिछड़ गई थी 70 सीटें लेने के बाद। एक बार थोड़ा दोहरा दें, आपने कितनी सीट जिताई आरजेडी को 2020 के जो आप 75 सीटें जीती थी। 75 सीटें, सबसे बड़ी पार्टी। मुझे सुनने में लगा कि आपने शायद 71 बोला। नहीं 75 सीटें थी। तो 75 सीटें सबसे बड़ी पार्टी के तौर पे आरजेडी आई थी, और उसके बाद एक सीटें कम बीजेपी की आई थी, और जेडीयू जो है वो काफी नीचे चली गई थी। बिल्कुल। हालांकि उसका स्ट्राइक रेट बहुत ही खराब था, और उस समय ये कहा गया कि रामविलास पासवान की वजह से, माफ कीजिएगा, चिराग पासवान की वजह से एलजेपी के कैंडिडेट्स ने जो है हर जगह जेडीयू के कैंडिडेट्स को नुकसान पहुंचाया था। तो ये उस वक्त का आंकलन निकल कर आया था, और शायद इसीलिए इस बार नीतीश कुमार चिराग पासवान को अपने साथ जोड़ने के लिए तैयार है ना, इसलिए इतनी बातचीत हो रही है। अभी देखिए सीटों के डिस्ट्रीब्यूशन को लेकर 1-2 दिन में सभी को तो क्लियर करना ही है। मतलब 10 तारीख तक जो है पहले फेज का जो नॉमिनेशन है वो शुरू हो जाएगा। तो उससे पहले ही कोशिश इनकी हो सकती है कि कुछ नाम जो है वो पब्लिक डोमेन में डाल दिए जाएं। कुछ जो सर्टेन सीट्स हैं उनको लेकर जो उम्मीदवारी है वो स्पष्ट कर दी जाए। तो चिराग पासवान का जो रोल था पिछले चुनाव में सुनीता जी, उसको देखते हुए उनकी जो भागीदारी है इस चुनाव में वो बहुत बढ़ गई है, और इसीलिए वेट एंड वॉच की सिचुएशन चल रही है। जो जिच है सीट डिस्ट्रीब्यूशन का, सीट बंटवारे का एनडीए में,
वो रामविलास पासवान की पार्टी यानी चिराग पासवान की जो पार्टी है, मैं उसी को ओरिजिनल एलजेपी मानता हूं और ज्यादातर लोग उसी को मानते हैं क्योंकि जो विरासत है वो चिराग पासवान ही लेकर चल रहे हैं। तो जो एलजेपी आर है, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास, वो कितनी सीटों की मांग कर रही है? यहीं पे 40 की मांग कर रही है, 25 उनको देने के लिए लोग कुछ तैयार तो कह रहे हैं कि वो 60 सीटों की पहले मांग कर रहे थे। नहीं, ऐसा मान आया है कि 40 से कम में मानने को तैयार नहीं है। अभी जो सिचुएशन चल रही है, जो बातचीत चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान ने उनसे मुलाकात की है। इसके अलावा विनोद तावड़े जो बीजेपी के प्रभारी, बिहार प्रभारी हैं, वो वहां मौजूद थे, मंगल पांडे मौजूद थे। तो दिल्ली में मुलाकात हुई है और बातचीत हुई है, लेकिन क्या चिराग पासवान मान गए हैं? हाँ, ये मेन एक चीज है खालिद जी कि चूंकि आज हम लोग की चर्चा का विषय ये नहीं है, सीट बंटवारे को लेकर हम लोग एक इस पर स्पेशल चर्चा करेंगे जी। आज की चर्चा का विषय ये है कि जो समीकरण है वो क्या कहते हैं, बिहार में किसकी सरकार बनने की संभावनाएं हैं, जो चुनावी समीकरण है, जो जातीय समीकरण है, उनके आकलन के अनुसार हम लोग स्पष्ट तो नहीं दे सकते हैं, लेकिन एक संभावनाओं पर चर्चा कर सकते हैं कि वो जो जातीय समीकरण है वो क्या कहते हैं और जातीय समीकरणों को जो स्थितियां हैं, किसके वोटर्स हैं, कौन किसके वोटर्स हैं और क्या उसमें कोई शिफ्ट होने की संभावना है। आज इस पर हम लोग ज्यादा फोकस करें तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो एक मोटा मोटी आंकड़ा हम दे देते हैं। इसमें जो यादव जो कि आरजेडी के परंपरागत वोटर माने जाते हैं, उनकी संख्या है 14.3% और ये लगभग यूनाइट रहता है, स्पेशली स्टेट के चुनाव में यादवों का वोट लगभग यूनाइट रहता है। मुस्लिम 17.7% है, ये भी काफी हद तक इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन सीमांचल में आजकल ओवैसी हैं तो एक डेंट वो लगा सकते हैं मुस्लिम वोटों में। सीमांचल में पिछली बार उन्होंने आरजेडी को वहां डेंट दिया था, तो मुस्लिम वोटों का भी इंटैक्ट रहते हैं, लेकिन एमवाई समीकरण में थोड़ी बहुत सेंधमारी ओवैसी कर सकते हैं, एआईएमआईएम के जो मुखिया हैं वो कर सकते हैं। सवर्ण 15.5% है, ये परंपरागत वोटर बीजेपी का रहा है और ये वोट लगभग उधर ही जाने के चांसेस हैं, कुछ कट सकते हैं। वैश्य 13.1% वैश्य हैं और वैश्यों में शहरी आबादी वैश्यों की शुरू से ही बीजेपी की वोटर रही है, लेकिन ग्रामीण स्तर पर वैश्यों का वोट इधर उधर छिटकता रहा है। लेकिन इधर पिछले कुछ वर्षों में जो चूंकि मोदी और शाह, जो अमित शाह जी हैं, वो दोनों उससे आते हैं, बिरादरी से आते हैं, इसीलिए ज्यादातर वैश्य अब उन्हीं को वोट देते हैं। इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात है कि जो ईबीसी हैं वो वोटर हैं, उसमें वैश्यों में भी कुछ आते हैं, जैसे जो उपजातियां हैं, तेली कानू हैं, वो हैं तो ओबीसी, लेकिन ये आमतौर पर एनडीए के साथ ये सॉरी ईबीसी के बजाय ओबीसी कहना है, तेली और कानू ये ओबीसी जातियां हैं, लेकिन एनडीए के साथ ये इंटैक्ट लगभग रही हैं। कुर्मी कुशवाहा लगभग एनडीए के साथ ही हैं, अधिकांश एनडीए के साथ रहते हैं और अन्य जो ओबीसी जातियों का समर्थन नीतीश जी को मिलता रहा है, इस बार क्या होगा, इसी में सिंधमारी मची हुई है। दूसरा है कि जो तेली, मल्लाह, कानू और धानु की जो आबादी है, इनमें वो 2% है, जो कि मार्केबल है। ये यदि इधर उधर होते हैं, शिफ्ट होते हैं, तो कुछ असर पड़ेगा, बाकी जातियां छिटपुट है। पासवान और दुसाद 5.31% हैं, जो लोजपा से इंटैक्ट रहते हैं, अधिकांश वोट इनका लोजपा को मिलता है। रविदास जो कम्युनिटी है 5% वोट इनके हैं, लेकिन ये अलग अलग धड़ों में बंटते रहे हैं, है ना। ये कभी वाम को, कभी बसपा को, कभी आरजेडी को भी वोट करते हैं, तो इनकी शिफ्टिंग हो सकती है। अनुसूचित जनजाति जो है 1.68% है, इसकी भी शिफ्टिंग होती रहती है। मुसहर 3% है, जो जीतन राम मांझी के साथ इंटैक्ट है। हालांकि सीमांचल और बंगाल के बॉर्डर एरिया में मुसहर इधर उधर छिटकते हैं, जैसे कभी कभी बीजेपी के साथ और अन्य पार्टियों के साथ भी ये जाते रहे। तो कुल मिला के ये आंकड़ा है। एक जो जातीय सर्वेक्षण हुआ था उसमें 36% ईबीसी हैं, जिसमें तेली, मल्लाह, कानू, धानुक,
नोनिया, चंद्रवंशी, नाई, कुम्हार हैं। इसके अलावा मुस्लिम जो ईबीसी हैं, गुजरा है, धनिया है, जुलाहा है, धुनिया है, जुलाहा है, एक मुस्लिक है या कुछ सम करके एक जाति है, तो वो सारे भी जो है कुंजिक क्या ऐसे करके जाती है जी। जो कि मुस्लिम। तो ईबीसी वोट्स जो है, जो आमतौर पर जो हिंदू ईबीसी हैं उनके वोट आमतौर पर नीतीश जी के साथ और एनडीए के साथ इंटैक्ट रहे हैं, लेकिन इस बार इस वोट में कुछ परसेंटेज बदलाव के चांसेज हैं और यही बदलाव एक बड़ा चेंज कर सकता है सीटों की संख्या में। इसके बारे में खालिद जी आप क्या बोलेंगे? देखिए, आपने जातियों का जो विस्तार से बताया कि जातीय समीकरण क्या है, इसकी कितनी संख्या है। हाँ, तो ईबीसी जो है अति पिछड़ा वर्ग जो है वो 36% के आसपास है, एक बहुत बड़ा वर्ग है। इसमें सबसे बड़े जो कंपोजिशन है, तो आप ये नहीं कह सकते हैं कि वो इसमें अधिकांश किधर जाते हैं। ये देखिए, नहीं अब कहा तक का सकता। जो रिकॉर्ड रहा है, मैंने अभी भविष्य में किधर जाएंगे ये नहीं बताया, मैंने ये बताया कि अब तक ये किधर जाते रहे, अब आगे ये किधर जाएंगे इसी पर चर्चा हम लोग कर रहे हैं। ईबीसी का ही खेल है, चुनाव में जो समीकरण है ईबीसी का खेल है। इसीलिए देखिए कि आपने जो महागठबंधन के दल हैं, कांग्रेस और आरजेडी का जो गठबंधन है और उसमें जो वाम दल है, उन्होंने अभी पिछले दिनों उसकी चर्चा हम लोगों ने किया था कि उन्होंने ईबीसी संकल्प लाया है कि भाई अगर वो सरकार में आते हैं तो ईबीसी वर्ग के लिए क्या करेंगे। ये बहुत बड़ा उन्होंने कार्ड खेला है कि इस वर्ग को सीधे एड्रेस करने की कोशिश की। 10 पॉइंट संकल्प उन्होंने लिया है कि उन्हें प्राइवेट नौकरी में भी आरक्षण दिया जाएगा, उन्हें ठेकेदारी में भी आरक्षण दिया जाएगा, इसके अलावा तमाम चीजों में और संशोधन के लिए भी सरकारी नौकरियों में भी उनके आरक्षण का जो कोटा है वो बढ़ाया जाएगा। तो ये बहुत बड़ा कार्ड खेल दिया है और इसके बदले में अभी तक एनडीए की तरफ से कुछ नहीं आया। तो एक तो कार्ड उनकी तरफ से चल दिया गया। जो जातियां उसमें शामिल हैं सुनीता जी, उनको आप किसी एक खांचे में नहीं बांध सकती हैं। वो बड़ा ही इन्हीं को लेकर खेल है। जो एग्जिट पोल या जो भी होते हैं, सर्वे होते हैं, तो असली पेच फंसता है इन्हीं को। मुसलमानों के बारे में सभी कहते हैं कि भाई एक बड़ा वर्ग जो है वो आरजेडी कांग्रेस के साथ है ना। यादवों के साथ भी यही कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसका जो है वो आरजेडी कांग्रेस के साथ है इस समय। ब्राह्मणों को लेकर कहा जाता है जो अगला वर्ग है कि उसमें अधिकांशता जो है वो एनडीए के साथ है। तो इनको लेकर कंफ्यूजन नहीं है। रविदास को लेकर भी कंफ्यूजन नहीं है। रविदास है जहां जहां जो आप सीमाई क्षेत्र है, उत्तर प्रदेश से सटे हुए जो इलाके हैं, वहां पे आप देखें कि उनका प्रेजेंस है। बीएसपी अपने कैंडिडेट खड़ा करेगी तो बीएसपी के साथ वो जुड़ जाते हैं जहां जहां भी होते हैं। और जहां बीएसपी का कैंडिडेट नहीं है या फिर बहुत ही कमजोर है तो वो जो है वो कैडर बन जाते हैं किसके, माले के कैडर बहुत हैं उसमें। रविदास जो वर्ग है उसमें माले का कैंडिडेट बहुत है और शायद इसीलिए उनका परफॉर्मेंस जो बहुत अच्छा है। स्ट्राइक रेट सबसे, हम जहां दोनों गठबंधनों में देखते हैं जो सबसे बढ़िया स्ट्राइक रेट है वो माले का है। पिछले चुनाव में 19 सीटें उन्हें मिली थी और उसमें से 12 सीटें माले जीता था। तो ये तमाम चीजें जो है ईबीसी पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। देखिए, समीकरण जो है वो इतनी आसानी से नहीं साधे जा सकते हैं। आपने ओवैसी की बात की, आपने जनसुराज की बात की, तो जनसुराज की भूमिका क्या होगी, किसकी बनेगी सरकार, हम ये इस प्रश्न का जब जवाब ढूंढने के लिए बैठते हैं तो हमें थोड़ा सा अपना स्पेक्ट्रम बड़ा करना होगा और हमें ये देखना होगा कि जनसुराज का कैंडिडेट कौन होता है। क्या अंत तक किसी के साथ एडजस्टमेंट कर रहा है। अभी तक तो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि हम 243 सीटों पे लड़ेंगे, अर्श पे रहेंगे या फर्श पे रहेंगे। लेकिन क्या चुनाव आते आते अब तो आ गया, लेकिन क्या अभी भी जो संभावनाएं हैं उसमें वो किसी के साथ एडजस्टमेंट कर सकते हैं? क्या ओवैसी के साथ उनका एडजस्टमेंट हो सकता है? क्या किसी और पार्टी के साथ उनका एडजस्टमेंट हो सकता है? तो वैसी स्थिति में चीजें बदल जाएंगी। और उनके कैंडिडेट कौन होते हैं, अगर 243 सीटों पर वो अपने कैंडिडेट्स खड़े करते हैं तो उनके कैंडिडेट कौन होंगे? कहां पे ईबीसी कैंडिडेट होगा, कहां पे उनका यादव कैंडिडेट होगा, कहां उनका मुस्लिम कैंडिडेट होगा, कहां उनके अगड़े कैंडिडेट होंगे? इस पे बहुत डिपेंड करेगा कि वो किसका वोट काटेंगे, एनडीए का वोट काटेंगे या इंडिया गठबंधन का वोट काटेंगे।
और कितना काटेंगे, तो उसका आकलन अभी करना बाकी है। ओवैसी की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण होने जा रही है, क्योंकि जो मुस्लिम वोटर्स हैं 17% उनकी आबादी है, और 17% वोट जो है एक बहुत बड़ा वर्ग है। सबसे बड़ा वर्ग अगर समूह में देखें तो सबसे बड़ा मुस्लिम वर्ग ही है, 17%, है ना। तो ये बहुत महत्वपूर्ण रखता है। अगर इन फ्लॉक इधर जिधर भी जाते हैं, वो भूमिका अभी तक इनकी बनी हुई है, आप उनको दरकिनार नहीं कर सकते हैं। अगर उसमें बंटवारा हो जाता है, जो कोशिशें होती हैं, नीतीश कुमार अभी तक जो पसमानदा और नॉन पसमानदा का जो खेल खेलते हैं, वो इसीलिए खेलते हैं क्योंकि उनके पता है कि मुस्लिम वर्ग अगर एक साथ जिधर चला जाता है, उसको सरकार में आने में आसानी हो जाती है, क्योंकि बाकी जगह तो समीकरण बन रहे हैं। ओवैसी कितनी सीटों पे लड़ते हैं चुनाव, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा, और कहां लड़ते हैं वो चुनाव, बिल्कुल बिल्कुल, और किसको डैमेज करते हैं। ओवैसी अगर इंडिपेंडेंट लड़ते हैं तो जाहिर तौर पे एक जो उनका वोट आधार है वो मुस्लिम वोट आधार है, और ये मुस्लिम वोट आधार जो है अगर ओवैसी के साथ जुड़ता है तो इसका सीधा सीधा नुकसान इंडिया गठबंधन को ही होगा, यानी आरजेडी कांग्रेस का जो गठबंधन है उसको होगा, सुनीता जी। तो इन समीकरणों को हमें देखना होगा और थोड़ा सा इंतजार जरूर करना होगा। हम फाइनल एनालिसिस आपको तभी दे पाएंगे जब ये तमाम, देखिए अब चूंकि अधिसूचना जारी हो गई है तो बहुत एनालिसिस हम लोग नहीं कर सकते हैं। पिछला जो हमारा रिकॉर्ड रहा है उसी के आधार पर हम लोग बातें कर सकते हैं। तो मेन जो है वो ये है कि पिछला जो यदि आकलन दे दिया जाए तो MY समीकरण मिलके करीब 36-37% वोट होते हैं, और इसी तरह यदि सवर्ण मिला दिया जाए और कुर्मी कोयरी 7%, 15-16% सवर्ण, 7% कुर्मी कोयरी मिला देते हैं, 5% यदि चिराग पासवान की पार्टी का मिला देते हैं, 15-13% बनिया का वोट मिला देते हैं, यदि क्या कहते हैं कि यदि उसमें मांझी वोट 3% मिला देते हैं तो लगभग अप्रॉक्स 40% के आसपास, 40-45 जो भी होगा। अब शिफ्टिंग बहुत महत्वपूर्ण है। आपने बहुत अच्छा सवाल उठाया कि ये तो हम लोग मोटा मोटी देख रहे हैं, लेकिन वोट बंट रहे हैं क्या, ये देखना महत्वपूर्ण है। प्रशांत किशोर के पीछे युवा काफी अट्रैक्ट हो रहे हैं उनके बातों से। और समीकरणों की बात कर रही है सुनीता जी, तो जेनजी को मत भूलिए। हाँ, जेनजी, हाँ जेनजी। लेकिन एक बात बताते हैं हमको, मेरा अपना ये अनुमान है कि लास्ट तक जाते जाते चुनाव इन्हीं दोनों के बीच में होने वाला है। वोट मेरे ख्याल से, चूंकि प्रशांत किशोर अभी इस स्थिति में नहीं है कि सरकार बना सके, यदि सरकार बनाने की स्थिति में होते तो शायद युवा उनकी तरफ जाते, लेकिन अट्रैक्शन होने के बावजूद मेरे ख्याल से स्थिर सरकार के लिए वोटों का बंटवारा होना थोड़ा मुश्किल है। पर्टिकुलर पार्टी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, नहीं इसलिए, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जेनजी इसीलिए कह रहे हैं कि युवा जो है अट्रैक्ट हो रहे हैं दोनों साइड के युवा। 1,73,00,000, हाँ 1,73,00,000 जेनजी वोटर हैं। हाँ, ये जो फाइनल लिस्ट आई है उसके आधार पे मैं कह रहा हूँ। देखिए बिहार में खालिद जी के अपने एजेंडे हो सकते हैं। नहीं, बिहार में खालिद जी हम नहीं मानते हैं। यहाँ जातीय समीकरण इतने हावी हैं कि यहाँ जाति छोड़ के और किसी चीज पर वोट होगा, इस पर हमको भरोसा फिलहाल नहीं है। आगे कोई चमत्कार हो जाए तो हम नहीं कह सकते हैं। तो चलिए आज की चर्चा हम लोग यही विराम देते हैं, क्योंकि समय हो गया है और इशारा हो गया है कि इस समय अब ज्यादा हो रहा है, तो इस चर्चा को हम लोग यहीं विराम देते हैं। और ये अनुमान थे कि किसकी सत्ता आएगी, किसकी नहीं आएगी, कौन आगे बढ़ेगा, ये सब कुछ अभी भविष्य के गर्भ में है। आगे देखते हैं कि क्या होता है, जो ऊंट किस करवट बदलता है। दर्शकों, हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा जरूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। नमस्कार। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।